गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में चैप्टर एनसीएलटी एनसीएलटी एंड स्पेशल कोड पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का आएगा नहीं। और मैं इस चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट समझाऊंगा, आपको समझना है और एग्जाम में सिर्फ लिखना है, सिर्फ सुनना है आपको 10 मिनट ये चैप्टर अच्छा से, और कंसेप्ट बना के एग्जाम में लिखना है। टू द पॉइंट मैं चैप्टर पे डायरेक्टली आ रहा हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी एनसीएलटी का कंसेप्ट को क्यों लेके आया, चीज को समझिए, क्यों एनसीएलटी गवर्नमेंट ने बनाया। देखिए एनसीएलटी बनने से पहले क्या था, आगे उस चीज को समझ जाइए तो आप समझ में आ जाएगा कि आपको एनसीएलटी गवर्नमेंट ने क्यों बनाया। सबसे पहला देखिए प्रोविजन क्या बोलता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ वाज मेड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड एंड हाई कोर्ट। बोलता है जब पुराना कंपनीज एक्ट था, मींस कंपनीज एक्ट 1956, जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें कंपनी लॉ को मेंटेन और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, कंपनी लॉ बोर्ड देखता था और हाई कोर्ट। दो ही सुप्रीम अथॉरिटी थे जो कॉर्पोरेट लॉ का डिस्प्यूट को, केसेस को, कंप्लायंसेस को देखता था। कौन कौन, कंपनी लॉ बोर्ड एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन कौन सा मैटर देखता था, देखिए हाई कोर्ट डू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनी, मर्जर ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एटसेट्रा। हाई कोर्ट क्या होता था, अमालगमेशन, मर्जर, वाइंडिंग अप एटसेट्रा केसेस को देखता था। इसके अलावा जो केसेस था उसको कंपनी लॉ बोर्ड देखता था। ये पुराना कंपनीज एक्ट का सिनेरियो है। अब समझ में आएगा आपको कि एनसीएलटी गवर्नमेंट ने क्यों लाया। देखिए अब उसके बाद आया 1956 जो कंपनीज एक्ट था, उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोविजन क्या है। बोलता है आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 on 1st June 2016 the central government constitute NCLT National Company Law Tribunal and NCLT National Company Law Appellate Tribunal for Administration of Company Law Matters। बोलता है जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एनसीएलटी और एनसीएलटी को बनाया कंपनी लॉ का मैटर को देखने के लिए। क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने, इस चीज को समझिए। क्या होता था, हाई कोर्ट मेन अथॉरिटी पहले हाई कोर्ट था कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 1956 में मेन अथॉरिटी हाई कोर्ट था, क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड के पास यदि कोई कॉर्पोरेट मैटर में सेटिस्फाइड नहीं होता था तो वो हाई कोर्ट को जाके फर्दर अपील कर देता था। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हाई कोर्ट क्या कर रहा है, कंपनी लॉ का मैटर को भी देख रहा है और नॉर्मल सिटीजन को भी, सिविल कोर्ट का भी मैटर को देख रहा है, कॉर्पोरेट का भी मैटर को देख रहा है हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के पास दोनों केसेस हो गए हैं, जनरल पब्लिक का केस भी हो गया है और कॉर्पोरेट लॉ का मैटर भी हो गया। तो हाई कोर्ट का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। तो हाई कोर्ट उस बर्डन को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इसके कारण जब क्या हो रहा था, केसेस पेंडिंग होते जा रहे थे, केसेस का सोल्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि हाई कोर्ट उतना जल्दी सोल्यूशन नहीं दे पाता था। उसके पास बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे थे और केसेस पेंडिंग होते जा रहे थे। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में सोचा गया कि अचानक इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसके लिए कंपनी जो कॉर्पोरेट लॉ का मैटर को देखने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई, अलग अथॉरिटी बनाई गई, एक अलग पावर दिया गया। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट लॉ का केसेस के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया। उस ट्रिब्यूनल का नाम था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और एनसीएलटी क्यों बनाया, एनसीएलटी इसलिए बनाया यदि कोई आदमी एनसीएलटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वह 45 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है। चीज को समझिए, दोनों चीज को समझिए। पुराने एक्ट में सारा बर्डन हाईकोर्ट के ऊपर था और हाईकोर्ट उतना केस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। हाईकोर्ट जनरली पब्लिक का केस भी देखता है, सिविल कोर्ट का भी देखता है और कॉर्पोरेट केस भी देख रहा था। तो इतना केस मेंटेन नहीं करने के बाद उसके बाद केस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए जब कंपनीज एक्ट 2000 आया, कंपनीज एक्ट 2013 का सोल्यूशन था कि कंपनी का डिस्प्यूट का जो रिमेडी है जल्दी सोल्यूशन हो, कंपनीज लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा है डिस्प्यूट, उसका सोल्यूशन जल्दी करके दिया जाए। इसीलिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बना दिया, नया ट्रिब्यूनल बना दिया, उसका नाम था एनसीएलटी। अब आपको समझ में आया कि एनसीएलटी गवर्नमेंट ने क्यों लेके आया, एनसीएलटी का कंसेप्ट क्यों लेके आया, क्यों देखिए पर्पस देखिए, एडवांटेज ऑफ एनसीएलटी का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि गवर्नमेंट ने एनसीएलटी क्यों लेके आया। देखिए
एडवांटेज ऑफ एनसीएलटी में पढ़ा रहा हूँ आपको। इस एडवांटेज को समझाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीएलटी का कंसेप्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों लेके आया। देखिए, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हो रहे थे और डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहे थे, खत्म नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एनसीएलटी क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, कॉर्पोरेट लोग का कोई भी केस आया, एनसीएलटी उसका जो जजमेंट दे दिया, उसके बाद कोई ऊपर अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एनसीएलटी है या और कुछ कोई अथॉरिटी नहीं है। पहले क्या होता था आदमी इसमें, पहले पुराना एक्ट में क्या होता था कि सीएलबी के पास गया, कंपनी लॉ के बोर्ड के पास गया, उससे यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो वह हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, ऐसे केस पेंडिंग होते जा रहे थे। लेकिन एनसीएलटी को सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल है। तो अब क्या हो गया, कॉर्पोरेट लोग का कोई भी केस जाता है एनसीएलटी फटाक से डिसीजन दे देता है, क्योंकि उसमें टाइम बाउंड कर दिया कि आपको विदिन 1 ईयर ये जजमेंट देना ही पड़ेगा। तो एनसीएलटी बाउंड है जजमेंट को देने के लिए। इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ एनसीएलटी में स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस फटाफट सलटने लग गए। दूसरा है रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ हाई कोर्ट। ऑब्वियसली ज़्यादा यदि कॉर्पोरेट लोग का केसेस एनसीएलटी के पास आ गया तो हाई कोर्ट के पास कॉर्पोरेट लोग का केस नहीं गया, हाई कोर्ट के पास सिर्फ सिविल का केस गया, सिविल कोर्ट का गया, जनरल पब्लिक का ही केस गया, कंपनी का केस नहीं गया, तो उसका बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस मींस एनसीएलटी ने जजमेंट दे दिया तो दे दिया, काम खत्म। आप उसको फिर फर्दर ज़्यादा दूर ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके आप आगे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एनसीएलटी के पास जा रहे हो और कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, और तीसरा है एक बेनिफिट है अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस बिफोर वेरियस फॉरम। पहले क्या होता था, आप पहले गए सीएलबी के पास हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट, और बीच में कोई और अथॉरिटी थी तो उसके पास भी जाना पड़ता था, इसीलिए लिटिगेशन बढ़ते जा रहा था। अब डायरेक्ट एनसीएलटी के पास जाइए, एनसीएलटी जजमेंट दे देगा, काम खत्म। समझ में आया? एनसीएलटी बनाने का पर्पस कॉर्पोरेट केसेस को, कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट मेन पर्पस था कि कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। पहले एक मर्जर अमालगमेशन का केसेस पेंडिंग होते जा रहे थे, लेकिन एनसीएलटी में एक बाउंडिंग है कि एनसीएलटी को 1 साल के अंदर जजमेंट देना पड़ेगा, तो एनसी फटाक से जो टाइम बाउंड है उसके अंदर जजमेंट दे देता है, तो फटाक से केस का सोल्यूशन भी हो जाता है। तो एनसीएलटी लाने का पर्पस ही था कि कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट का जो केसेस है उसका स्पीडी डिस्पोज ऑफ करना ही मेन पर्पस है। अब देखिए एनसीएलटी का कंसेप्ट समझ में आया कि पुराना एक्ट में क्या था, सीएलबी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी पे क्यों जोड़ दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए अपील्स प्रोविजन। एनसीएलटी में अपील का क्या प्रोविजन है, देखिए एनसीएलटी में अपील का यही प्रोविजन है, यदि आप एनसीएलटी का कोई भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के पास 45 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी का ऑर्डर से। और यदि आप एनसीएलटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन देखिए एनसीएलटी जो है आपका कंसीडर करेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ प्लस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट क्या था और लॉ क्या बोलता है, दोनों को कंसीडर करेगा एनसीएलटी, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही कंसीडर करेगा और कोई चीज को कंसीडर नहीं करेगा। तो घुमा फिरा के यही बोला गया है, एनसीएलटी से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो सिर्फ एनसीएलटी के पास जा सकते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। तो घुमा फिरा के एनसीएलटी सुप्रीम अथॉरिटी है। अब एक तो चीज है, सिंपल सा चीज है, मेंबर्स। एनसीएलटी का मेंबर्स क्या, देखिए 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं इसमें, एक होता है प्रेसिडेंट एनसीएलटी में और दूसरा होता है मेंबर्स। प्रेसिडेंट एक ही होगा, मेंबर्स काफी होंगे। जो प्रेसिडेंट होगा वो जज होगा हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज को ही प्रेसिडेंट बना सकते हैं। और मेंबर्स क्या होगा, जज ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। और एनसीएलटी में चेयरपर्सन होगा प्लस मेंबर्स होगा। चेयरपर्सन क्या होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज को ही चेयरपर्सन बनाएंगे। और मेंबर्स क्या होगा, कोई भी जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट भी हो सकता है। 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, ये याद रखना, प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स और एनसीएलटी में चेयरमैन प्लस मेंबर्स। ये याद रखिएगा आप जब भी सीएमए का पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज ए सीएमए। जब आप सीएमए फाइनल का पढ़ाई करेंगे, मैं यही बोलूंगा, ये फील करके कीजिए कि मैं क्वालिफाइड सीएमए हूं, तो उससे क्या होगा, आपको कंसेप्चुअल पढ़ने में मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब भी पढ़ना चालू करें एकदम आगे लिख लीजिए आई एम ए सीएमए, फिर पढ़िए, तो उसका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग होगा। अब आ जाते हैं एग्जाम क्वेश्चन में।
स्कैनर के 2 क्वेश्चन आए हुए मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर को 10 मिनट से ज़्यादा आपको देना नहीं है। देखिए स्कैनर का एग्जाम क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मीनू लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मीनू लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ, मीनू लिमिटेड बोल के एक कंपनी थी, उसने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, कंपनी का नाम रजिस्टर कर लिया, लेकिन जब रजिस्टर किया उसने जो डॉक्यूमेंट दिए वो गलत दे दिए। आगे देखिए, एज पर द कंपनीज एक्ट 2000 स्टेट द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल इन दिस रिगार्ड। ट्रिब्यूनल मींस एनसीएलटी का क्या पावर है, कॉर्पोरेट लॉ मैटर है, एनसीएलटी आएगा, कंपनीज एक्ट 2013 बोला है, तो आपको समझ में आ गया। अब ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन को समझिए। जब मैं कंपनी बना रहा हूँ, मैंने एक कंपनी बनाया, तो मैंने कंपनी का NC1 फाइल किया, NC22 फाइल किया, एक्सेट्रा जो भी ROC रजिस्टर्ड कंपनी में जो डॉक्यूमेंट फाइल किया, मैंने उसमें गलत डॉक्यूमेंट दे दिया। एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है एक जगह, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था, ठीक है। सपोज मैंने भाड़े में ऑफिस लिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना जरूरी है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं था, मैंने फॉल्स बिल लगा दिया, फॉल्स टेलीफोन बिल अटैच कर दिया, फॉल्स रेंट एग्रीमेंट लगा दिया, तो ये फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिए मैंने। तो इसमें बोलता है जब भी कभी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दे देते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय, तो एनसीएलटी क्या कर सकता है उसके रिगार्ड में यही है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है, देखिए आंसर देखिए, वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेट विद फॉल्स इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, एनसीएलटी कैन पास फॉलोइंग ऑर्डर्स। ये ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है। क्या क्या ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को खत्म कर सकता है, एक ऑर्डर देके बोलेगा वाइंडिंग अप करो, खत्म करो, एनसीएलटी के पास पावर है। दूसरा देखिए, ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम आरओसी, आरओसी में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वहां से नाम हटा देगा, उतना पावर है एनसीएलटी का। पहला क्या कर सकता है, कंपनी को बंद कर सकता है, दूसरा कंपनी का नाम हटा सकता है। ऑर्डर फॉर मेंबर्स लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड, ये ऑर्डर देगा कि जो मेंबर्स है लायबल होगा, कंपनी जब वाइंडिंग अप होगा मेंबर्स का पूरा लायबिलिटी आएगा, वो दे देगा, भले लिमिटेड कंपनी हो तभी भी मेंबर्स का लायबिलिटी को वो अनलिमिटेड बना सकता है। चौथा है, पास सच ऑर्डर एज में थिंक फिट इंक्लूडिंग चार्जेस, बोलता है वह ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है जो उसको अच्छा लगेगा, वो फाइन भी लगा सकता है, चार्जेस भी लगा सकता है। सिंपल सा 4 याद रखना है, वाइंडिंग अप कर सकता है, कंपनी का नाम हटा सकता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर से मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, और जो ट्रिब्यूनल को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 4 पॉइंट को देखिए आप अच्छा से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपने ये वाला, स्टेट द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। मिस्टर ए ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन ए लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था मिस्टर ए। He was appointed to hold the office of the special court for the speedy disposal of the pending cases under the act. Decide as per the application provision of the Companies Act 2013 whether the appointment of Mr. A is tenable। बोलता है क्या है, क्या बोलता है देखिए, बोलता है मिस्टर ए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक मिस्टर ए क्या था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था लोअर कोर्ट का, एक छोटा कोर्ट का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था मिस्टर ए। उसको क्या कर दिया गया है, इसको समझिए, क्वेश्चन को देखिए, ही वाज अपॉइंटेड द ऑफिस ऑफ ए स्पेशल कोर्ट। उसको सीधा सा बोलता है, क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही बोला गया है, मिस्टर ए को स्पेशल कोर्ट का ऑफिसर बना दिया गया है, या वह बन सकता है या नहीं बन सकता है। मिस्टर ए स्पेशल कोर्ट का ऑफिसर बन सकता है या नहीं बन सकता, क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही बोला। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छा से। अब देखिए मैं आंसर की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट क्या होता है देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल कोर्ट बनाता है कि जल्दी से जजमेंट दे, ठीक है। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट टेक्स सच ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years और मोर। स्पेशल कोर्ट उसी केस को लेगा जिसमें सजा 2 साल और 2 साल से ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बनाता है जल्दी जजमेंट देने के लिए, और स्पेशल कोर्ट उसी मैटर को लेगा जिसमें सजा 2 साल और 2 साल से ज़्यादा का है। ये सिंपल सा कोर्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बनाता है क्यों। आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जो स्पेशल कोर्ट का जो जज है उसका अपॉइंटमेंट का क्या रूल है देखिए, स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल जज हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बोलता है स्पेशल कोर्ट में एक ही जज होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, बट अपॉइंट करते समय वो कंसल्टेंसी लेता है, कंसल्ट करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से,
सिंपल सा बात है। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ ए स्पेशल कोर्ट अनलेस ही इज इमीडिएट बिफोर सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग ऑफिस ऑफ ए सेशन जज। बोलता है स्पेशल कोर्ट का जज आप तभी बन पाओगे, अब स्पेशल कोर्ट का जज आप तभी बन पाओगे यदि आपने अपॉइंटमेंट से पहले एक सेशन माने होल्डिंग किया हो सेशन जज का, माने आप एक कहीं भी आप एक सेशन जज हो, छोटा मोटा जज नहीं, सेशन जज एक बड़ा जज होता है, ठीक है। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ स्पेशल कोर्ट अनलेस ही इज इमीडिएट बिफोर सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग ऑफिस ऑफ ए सेशन जज। वो यदि कोई सेशन जज का ऑफिस को होल्ड करेगा सेशन, तभी वह स्पेशल कोर्ट का जज बन पाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। हेंस अपॉइंटमेंट ऑफ ए इज नॉट टेनेबल बिकॉज ही इज नॉट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ ए सेशन जज बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। सेशन जज में ए ने अपॉइंटमेंट, ए यहाँ एक छोटा सा जज का, देखिए ए क्या है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट था लोअर कोर्ट में, इसीलिए ये सेशन जज में नहीं था, इसीलिए यह यहाँ नहीं बन पाएगा, सीधा सा बात है। इस चीज को खाली इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ इसीलिए नहीं बन पाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जज में याद रखिएगा स्पेशल कोर्ट एक सिंगल जज को रखता है, वो जो जज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, किससे डिस्कस करके, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से डिस्कस करके। और ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ स्पेशल कोर्ट अनलेस ही इज इमीडिएट बिफोर सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग ऑफिस ऑफ ए सेशन जज। यदि वह सेशन जज का ऑफिस में काम करता हो तो उसको हम स्पेशल कोर्ट का जज बना सकते हैं, सेशन कोर्ट का जज में काम करता हो, लेकिन यहाँ पर ए सेशन कोर्ट का जज में एज ए सेशन कोर्ट में काम नहीं करता था एज ए जज, इसीलिए वह नहीं बन सकता है। सिंपल सा ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखिएगा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज ए सीएमए। आप जब भी पढ़ाई कर रही है फील कर लीजिएगा मैं सीएमए हूँ, आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में पास हो जाइएगा, कॉन्फिडेंस भी आपका आ जाएगा। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ बोलने का है नहीं, ठीक है। मैं चैप्टर को यहीं क्लोज करता हूँ, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। थैंक यू।